Hello students, I hope you all are fine. As you all know, I am your physics teacher. Students, this is the time of lockdown and a lot of your precious time is getting wasted if you are not doing self-study, right? So I always emphasize upon self-study, so please do that. And apart from that, I have made a short video lecture on NCRE based, right? So go ahead, watch this video completely, do not skip it, and write the points, whatever I'm saying verbally. So go through the video. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों आज हम लोग कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो बच्चों मैंने नोट्स बनाए हैं कॉपी में, तो आपको आज मैं नोट्स से जल्दी जल्दी कवर करवाऊंगा सो दैट हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू कर पाएँ। ठीक है, और आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, बिकॉज न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा और आप बहुत ही ईजिली एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है किसी भी युद्ध में जाने से पहले आप प्रैक्टिस करके जाते हो तभी जीतने के चांसेस बनते हैं, तो सेम चीज़ एग्जाम में भी होती है। जितने ज़्यादा अच्छे से न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस करके जाओगे उतने अच्छे मार्क्स स्कोर करके आओगे, है ना, भले ही वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया हो। तो बच्चों शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का मतलब गॉस लॉ का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम हर जगह अप्लाई करके नहीं फाइंड कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जो कि आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम वहाँ पे कुछ टूल की यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गॉस लॉ हमारे लिए टूल की तरह है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे जो कि हम गॉस लॉ से बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो बच्चों मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक चार्ज वायर ले लिया है। ठीक है, चार्ज वायर, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है और ये इसकी लेंथ इन्फिनिट है इधर, मतलब हमें पता नहीं कितनी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका हर एक पॉइंट चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी और इसके नीचे भी जाएगी बराबर, हर एक पॉइंट पे ऐसा होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जा किस डायरेक्शन में, ये रेडियली आउटवर्ड जा रही है। ठीक है, और वहीं अगर मैं नेगेटिव ले लूँ, वायर अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसमें रेडियली इनवर्ड आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैंने क्या टॉपिक दिया यहाँ पे देखिए, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। तो इन्फिनिटली का मतलब हमें नहीं पता, तो ट्रांसमिशन लाइन भी हो सकती है, ट्रांसमिशन लाइन भी हो सकती है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में आपको पता है जो वायर कहाँ से कहाँ तक जाते हैं हमें नहीं पता, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक वायर जाते हैं। ठीक है, तो अब सपोज यहाँ ये जो चार्ज वायर है इससे दूर, सपोज पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सपोज ये पॉइंट पी है, कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। पहले हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो हम अज्यूम करेंगे कि एक गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे, तो बच्चों इस चार्ज वायर को हम ब्रेक कर देंगे, दो साइड से कट कर देंगे। तो ध्यान देंगे इसकी सिमेट्री कैसे बन रही है, एक सिलेंडर की तरह सिलेंड्रिकल बन रही है ना। तो मैंने देखो ये वायर को कट कर लिया, ऐसे वायर को कट कर लिया। जब भी आपको, और ये जो मेरा चार्ज है ये लेंथ के फॉर्म में है, लेंथ में है ना, तो इसलिए मैंने लैम्डा लिया यहाँ पे। लैम्डा क्या है मेरा यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो मैंने वायर को कट कर लिया। इसकी अब मैं सिमेट्री सिलेंड्रिकल दिख रही है तो इसका गॉसियन सरफेस में सिलेंड्रिकल ही बनाऊंगा। गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल क्यों बनाऊंगा, क्योंकि इसकी सिमेट्री खुद सिलेंड्रिकल है। क्योंकि अगर ये रेडियली आउटवर्ड देखूँ, अगर सपोज यहाँ से 2 मीटर आगे, 2 मीटर ऊपर, 2 मीटर नीचे, तो अगर मैं ऐसे कर्व सरफेस में देखूँ तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी और उस गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस वही होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इक्वल होती है और वो गॉसियन सरफेस पे परपेंडिकुलर पड़ रही होती है। तो हमें इस तरह का अज्यूम करना पड़ता है सरफेस, तो ऐसे सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया। सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया P, जो कि इससे R डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, और इस P पॉइंट पे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इस डायरेक्शन में आउटवर्ड जाएगी। ठीक है, और ये जो सिलेंडर माना है इसका रेडियस हमने R मान लिया है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है हमने L मान लिया है। ठीक है, और अब हमें इसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस विल एग्जिस्ट, सो वी फाइंड इट बाय गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस में अज्यूम करते हैं, है ना, उस पॉइंट तक, और हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इस P पॉइंट पे हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, मतलब ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है, इस पे हम फ्लक्स निकालेंगे, कितना फ्लक्स निकल रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता था। लेकिन यहाँ पे तो ये जो चारों ओर जो कर्व सरफेस है ना, तो कर्व सरफेस एरिया हम लिखेंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कर्व सरफेस एरिया। और हमें ये भी पता था गॉस लॉ से कि जो फ्लक्स होता था वो किसके बराबर होता था, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चार्ज एनक्लोज तो ये पूरा है गॉसियन सरफेस में, देखो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये पूरा एनक्लोज्ड है, ये चार्ज वायर। ठीक है, एनक्लोज्ड है। ठीक है, और इसका चार्ज कितना होगा, यहाँ पे चार्ज होगा यहाँ पे लैम्डा इंटू L, क्योंकि लैम्डा क्या होता था, चार्ज अपॉन लेंथ, ये हमने पढ़ा था पहले ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, यहाँ पे इसका, इस गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस कितना है, 2πr, हाइट कितनी इसकी L के बराबर, तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 2πrl।
और ये किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन के नॉट, क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स किसके बराबर होता था, इसके बराबर होता था। तो अब हम इसको ध्यान से देखेंगे, तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, लेकिन हमें इस क्यू के बदले यहाँ पे लैम्डा एल बैठाना पड़ेगा, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ द वायर, तभी हमें चार्ज मिलेगा इसका। तो ये हमने पुट कर दिया, यहाँ से देखो एल और एल कैंसिल हो गया, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन क्या है इसकी, रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन को हम एन कैप से दिखा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस। तो बच्चों अब आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, इन्फिनेटली लॉन्ग चार्ज वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, उसका फॉर्मूला ये होगा, ये हमने पॉजिटिव ले लिया है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये इनवर्ड होती, ठीक है, तो उस समय एन कैप की डायरेक्शन हम रेडियली इनवर्ड लेते, ठीक है बच्चों। दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं गॉस लॉ के। बच्चों मैंने जैसे बताया था गॉस लॉ की एप्लीकेशन मतलब गॉस लॉ का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब हमने एक चार्ज शीट ले लिया, ये जो शीट है ये इन्फिनेटली है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमें नहीं पता कितनी बड़ी है, ठीक है, तो इसलिए मैंने दिखाया इधर भी बहुत ज़्यादा है, इधर भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर भी बहुत ज़्यादा है और नीचे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमें नहीं पता। तो जहाँ पे भी सरफेस चार्ज आ जाता है, ये चार्ज शीट है तो सरफेस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इन्फिनाइट प्लेन शीट, ठीक है, तो हमें सिग्मा दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो हम क्या अज्यूम करेंगे, हमेशा इस शीट के परपेंडिकुलर, सपोज अगर ये शीट है तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर, ठीक है, क्योंकि सरफेस वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, और जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टेंजेंशियली होती, सरफेस के टेंजेंशियली होती, सपोज ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में जीरो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियली कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं, तो बच्चों हमने एक्स डायरेक्शन दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रही है, मतलब शीट के परपेंडिकुलर, और ये जो शीट है ये हमने वाई जेड एक्सेस में लिया हुआ है, ठीक है, वाई जेड प्लेन में हमने लिया हुआ है शीट को, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में या तो माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी भी पी पॉइंट पे, चाहे वो पी पॉइंट यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हमें उसको फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग सेम चीज़ करेंगे, हम लोग गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। तो बच्चों फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है, राइट, और उस तरफ भी ऐसे जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे और इधर भी एक्सटेंड कर लेंगे, एक पैरेलल पाइप बना देंगे, पैरेलल पाइप बना देंगे, मतलब जस्ट लाइक एक रेक्टेंगल या क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, उसको हम पैरेलल पाइप कहते हैं, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप कहते हैं, ठीक है, बना देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक हमें, और फिर हम यहाँ पे देखेंगे, देखो मैंने बना दिया ये ऐसे, ठीक है, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया इधर पे और इधर भी एक्सटेंड कर दिया है, और यहाँ पे देखेंगे जो फील्ड की सारी स्ट्रेंथ है वो सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी, अगर सपोज मैं यहाँ पे ले लूँ बीच में, यहाँ पे भी फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह सेम होगी, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ले लिया और यहाँ से भी सेम एक्स डिस्टेंस पे ले लिया, ताकि इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो भी सेम होगी और यहाँ पे भी सेम होगी, मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह ई है तो यहाँ पे भी ई होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फ्लक्स निकाल लूँगा सेम तरीके से कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है और इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, और दोनों को ऐड करके गॉस लॉ यूज़ कर दूँगा, ठीक है। तो इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम देखेंगे तो मेरा फ्लक्स कितना होगा, ई इंटू ए, ठीक है, और इधर भी कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई इंटू ए, ठीक है। तो मैंने नेट फ्लक्स निकाला है, देखो ई इंटू ए और यहाँ पे ई इंटू ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि हमने ये एक्स सेम दूरी पे लिया हुआ है, ठीक है, सेम दूरी पे हमने लिया हुआ है। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए, तो नेट फ्लक्स इसके बराबर होता है गॉस लॉ से टोटल चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चार्ज एनक्लोज तो ये वाला है, ये वाला चार्ज एनक्लोज ये वाला है, ये देखिए ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो अब ई ए इंटू ई ए प्लस ई ए कितना हो जाएगा, 2 ठीक है, और क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, देखो जब भी सिग्मा दिया होता है, सिग्मा को आप अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे क्या, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, है ना। तो क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ पे हमने चार्ज के क्या पुट कर देंगे, सिग्मा ए, तो हमने सिग्मा ए पुट कर दिया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ में आ गई कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन क्या है, डिपेंड करता है कि आप डायरेक्शन कौन सी ले रहे हैं, ये वाली ले रहे हैं या ये वाली ले रहे हैं। तो हमने डायरेक्शन ये मान लिया है, एन कैप को हमने मान लिया है कि कोई भी डायरेक्शन होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी, लेकिन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमने निकाल लिया कि फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट, ठीक है। तो ये भी एक डेरिवेशन था बच्चों, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। तो थर्ड एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। बच्चों स्फेरिकल शेल मतलब क्या होता है, हॉलो स्फेयर, थिन हॉलो स्फेयर, मतलब कोई स्फेयर है लेकिन अंदर से वो खोखला है, ठीक है। तो उसको हम शेल कह सकते हैं। तो शेल हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, है ना, कंडक्टिंग हो सकता है या नॉन कंडक्टिंग, मतलब डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है। तो बच्चों सपोज मैंने यहाँ पे एक शेल ले लिया है समझने के लिए, ठीक है, एक स्फेरिकल, सपोज स्फेरिकल चार्ज बॉडी ले लिया है, और स्फेरिकल चार्ज बॉडी पे
सिग्मा लिखा हुआ है, क्योंकि इसके सरफेस पे दिखा रहा हूँ मैं, इसके सरफेस पे दिखा रहा हूँ, इसलिए सिग्मा आया है। और सिग्मा क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक तो स्फीयर के बाहर अगर हमने पी पॉइंट ले लिया है, सपोज स्फीयर है, इसके बाहर हमने पी पॉइंट ले लिया है, उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ये स्फीयर के अंदर हमने पी पॉइंट ले लिया है, उस पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड करेगी कि हम इसके सेंटर से इसके रेडियल डिस्टेंस पे वो पॉइंट कहाँ पे रख रहे हैं, या तो स्फीयर के अंदर रख रहे हैं या तो स्फीयर के बाहर रख रहे हैं, ठीक है। बच्चों एक चीज़ और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर ये सॉलिड स्फीयर होता, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता है ना, मतलब पूरा मेटल का बना हुआ है, ठीक है, तो उस केस में अगर ये चार्ज होता तो बच्चों चार्जेस हमेशा सरफेस पे आते हैं, सरफेस पे होते हैं, ध्यान रखना, अंदर नहीं होते हैं, सरफेस पे होते हैं, ठीक है। और अगर कंडक्टिंग शेल की बात करी तो शेल में ऑब्वियस ही बात है सरफेस पे ही होंगे, अंदर तो वैक्यूम है या एयर है, ठीक है, तो वहाँ पे भी चार्ज नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये जो केस वैलिड है ना, ये जो स्फेरिकल शेल के लिए या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले लें, दोनों के लिए बात सेम है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। फील्ड आउटसाइड द शेल, सपोज मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया है, आपको पता है चार्जेस सरफेस पे रहते हैं, ठीक है, और हमने इससे बाहर एक पी पॉइंट ले लिया है सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पर, और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस हमने कैपिटल आर लिया है। तो बच्चों पी पॉइंट यहाँ पे है, तो हम यहीं पे एक गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस इसलिए लेंगे ताकि ये पूरे चार्ज को एनक्लोज कर ले, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस कितना हो गया? स्मॉल आर, क्योंकि पी पॉइंट से ही गया है ये, और इसका जो रेडियस है कैपिटल आर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है इट इज़ मोर देन स्फेरिकल शेल्स रेडियस, मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सपोज ये पी पॉइंट है, यहाँ पे हम छोटा सा सरफेस ले लेंगे, तो इसका सरफेस फैक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा डेल एस। अगर ये पूरे का एरिया अगर एस है, गॉसियन सरफेस के पूरे का अगर कर्व सरफेस एरिया एस है, तो इसका छोटा सा एलिमेंटल पार्ट निकाला है, तो इसका एरिया हमने डेल एस माना है, और फील्ड की डायरेक्शन भी सेम इसी डायरेक्शन में होगी। तो इस स्मॉल डेल एस एलिमेंटल पार्ट से कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है हम निकालेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्मॉल फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट्स डेल एस कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ है वो यहीं होगी, तो ई इंटू डेल एस, ठीक है। अब ये डॉट प्रोडक्ट लगाया हमने, वो दोनों वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, इसको डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ई डेल एस कॉस दोनों के बीच का एंगल, लेकिन दोनों के बीच का एंगल तो जीरो है, मतलब कॉस जीरो मतलब 1, तो ये ई डेल एस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इतना तो फ्लक्स निकाल लिया इस एरिया का, अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसे बहुत सारे एलिमेंटल सरफेस ले लेंगे, सेम ऐसे बहुत सारे, और सबको ऐड कर देंगे, सबको सम अप कर देंगे, उनको समीशन कर देंगे, तो हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा हमारा यहाँ पे? समीशन ऑफ स्मॉल फ्लक्स विच वी हैव फाउंड, तो क्या हो जाएगा? हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से ई जो है हर जगह कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट चीज़ है ना हमेशा बाहर आ जाती है, ठीक है, क्योंकि समीशन भी एक तरह से इंटीग्रेशन की तरह ही काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी हर जगह, तो बाहर आ गई, तो समीशन किसका हुआ? सिर्फ स्मॉल सरफेस का, और स्मॉल सरफेस को सारे को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस, मतलब एस, तो बन गया। और टोटल सरफेस कितना था भाई? स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, और आर इसमें कितना है? रेडियस कितना है? स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हम यहाँ से गॉस लॉ लगा देंगे कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है? चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फ्लक्स हमने लिख दिया चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की जो वैल्यू हमने निकाल दी उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ से हमने देखा कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और हमने डायरेक्शन अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टोरियली लिखेंगे, तो एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे आर कैप हमने आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या माना हुआ है। ये देखिए, ये रेडियली आउटवर्ड के डायरेक्शन में माना हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड मानी हुई है हमने, ठीक है। तो बच्चों ये तो था हमने जब चार्ज पॉजिटिव लिया था। Q ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब जीरो से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है, तो फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव लेंगे तो फील्ड कैसी होती है यहाँ पे? इनवर्ड होती, ठीक है। तो बच्चों अब हम जो पॉइंट है अपना पॉइंट पी, अब इस स्फेरिकल शेल के अंदर लेंगे, ठीक है। हमने पहले बाहर लिया था, अब अंदर लेंगे, तो हमने लिखा हुआ है फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल आर। स्फेरिकल शेल उसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है, और इस पी पॉइंट का जो सेंटर से जो रेडियस है वो कितना है? स्मॉल आर, ठीक है। तो हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे पॉइंट पी पे, तो हम पहले पॉइंट पी पे है ना स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं, कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डेल एस। तो टोटल फ्लक्स कितना जाएगा? सेम तरीका कि समीशन ऑफ स्मॉल फ्लक्स, तो आपको यही समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो सरफेस एरिया, मतलब जो गॉसियन सरफेस एरिया है, गॉसियन का कर्व सरफेस एरिया है वो होगा ये, ठीक है। तो गॉसियन कर्व सरफेस एरिया कितना होगा यहाँ पे? रेडियस देखिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? सेम गॉस लॉ लगाएंगे कि फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चों मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो चार्जेस है वो सरफेस पे रहते हैं, अंदर कोई चार्ज नहीं रहते। तो गॉसियन सरफेस जो चार्ज एनक्लोज कर रहा है कितना कर रहा है? जीरो कर रहा है, तो चार्ज एनक्लोज जीरो हो जाएगा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब फ्लक्स कितना आ गया? जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सीधी सी बात है, हमें समझ में आ गया
कि ये जो टर्म है ये जीरो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगी, मतलब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। और क्यों नहीं करेगी, क्योंकि चार्ज एंक्लोज जीरो है वहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ये केस तब तक वैलिड है ना, जब भी जो चार्जेस हैं वो सरफेस पे हैं। तो मैंने आपको बताया अगर कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि चार्जेस सरफेस पे रहेंगे, है ना। और अगर नॉन कंडक्टिंग शेल है तब भी सरफेस पे रहेंगे, और अगर सॉलिड स्फेयर है मेटालिक, उस केस में भी सरफेस पे रहेंगे, ठीक है। और नॉन कंडक्टिंग के केस में थोड़ा सा डिफरेंट केस हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग इतना अभी कवर कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उसको आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू सो मच।